नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री दिखाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये कहानी तब नजर में आती है जब एक भोली भाली सुंदर सी लड़की रातों रात टिकटॉक पर वायरल हो जाती है। नवंबर 2020 का वो दिन था जब एक लड़की हाथों से पैरों तक बेड़ियों में जकड़ी कोर्ट रूम में आती है और अंदर आते ही मीडिया के कैमरों की तरफ अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस देने लग जाती है। बाद में इसकी यही मासूम हरकतें टिकटॉक पर ट्रेंड बन जाती है। हालांकि भारत में इस लड़की का जादू नहीं चला क्योंकि इस समय तक भारत में टिकटॉक बैन हो चुका था, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में टिकटॉक यूजर्स ने इसकी वीडियो पर डुएट बनाए और उसे खूब वायरल किया। और तो और सोशल मीडिया पर इस लड़की के नाम का फैन पेज तक क्रिएट कर दिया गया। लेकिन ये वीडियो 2020 का नहीं था, बल्कि दोस्तों ये वीडियो आज से ठीक 7 साल पहले यानी कि साल 2013 का था। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये लड़की कैदियों वाले कपड़ों में क्या कर रही थी? इसने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसकी ये सजा काट रही थी? तो ये जानने के लिए दोस्तों हमें भी समय में पहले जाना होगा। ये सुंदर और मासूम सी लड़की है दोस्तों इजाबेला गुज़मैन। इजाबेला अपनी माँ यूनमी हॉय और सौतेले पिता रियान हॉय के साथ अमेरिका के कोलोराडो के अरोरा शहर में 2624 साउथ लिमा स्टेट में रहती थी। इजाबेला अपने सौतेले पिता रियाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अब उसकी माँ के लिए भी उसका प्यार लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन क्यों? इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल इजाबेला गुज़मैन का जन्म दोस्तों 9 जून 1995 को हुआ था। उसके पिता का नाम था रॉबर्ट गुज़मैन। उस वक्त इजाबेला अपनी माँ और पिता रॉबर्ट गुज़मैन के साथ इसी अरोरा शहर में दूसरी जगह पर रहा करती थी। उस वक्त इजाबेला के माँ बाप अरोरा के टाउन सेंटर में एक स्टूडियो चलाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, परिवार खुश था। इजाबेला अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, वहीं उसके माँ बाप भी उससे बहुत प्यार करते थे। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन साल 1999 आते आते कहानियां बदलने लगी थी। अब खुशहाली तकरार में बदलने लग गई थी। दरअसल इजाबेला के पिता रॉबर्ट गुज़मैन और माँ यूनमी हॉय के रिश्तों में अब दरार आने लग गई थी। आए दिन के झगड़े और क्लेश से तंग आकर दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला भी कर लिया और इसी साल 1999 में ही दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इस तलाक के बाद इजाबेला की कस्टडी उसकी माँ को मिली। उस वक्त इजाबेला सिर्फ 4 साल की थी। इजाबेला अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से प्यार करती थी, लेकिन अब उसे अपनी माँ के साथ रहना था। इजाबेला का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो जल्दी गुस्सा हो जाती और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ भी जाती थी। बचपन में तो ये कम होता था, लेकिन दोस्तों जब से उसकी माँ और पिता का तलाक हुआ था तब से इजाबेला का चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो छोटी सी छोटी बात के लिए अपनी माँ पर चिल्लाती, उनसे महंगे महंगे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करती। बढ़ती उम्र के साथ साथ इजाबेला का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नफरत अब बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन यूनमी हॉय ये पूरी कोशिश करती कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। इसके लिए उसने स्टूडियो के बाद पार्ट टाइम दूसरी जॉब करना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इजाबेला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों समय बीतता गया, हालात यूं ही चलते रहे। लेकिन जब यूनमी हॉय से ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इजाबेला को रॉबर्ट गुज़मैन यानी उसके पिता के पास भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इजाबेला वापस लौट आई। यूनमी हॉय को लगा कि शायद अब वो बदल गई होगी, लेकिन आज भी इजाबेला पहले के जैसे ही जिद्दी और बहुत गुस्सैल थी। समय गुजरते गुजरते इतना आगे बढ़ चुका था कि साल 2013 ने अब दस्तक दे दी। ये वो साल था जो अमेरिका सहित दुनिया भर को हिला देने वाला था। दरअसल 27 अगस्त 2013 को यूनमी हॉय हर रोज की तरह स्टूडियो में अपना काम खत्म करती है और वो घर के लिए निकल जाती है। यूनमी हॉय की कार जैसे ही घर के पास जाती है वो देखती है कि एक लड़का उनके घर की खिड़की से कूदा है और लोहे के जाल को पार करके भाग निकला है। ये देखकर एक पल को तो यूनमी हॉय बिल्कुल हैरान रह गई कि कहीं चोर तो नहीं। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है। दरअसल कई बार यूनमी हॉय को उनके पड़ोसियों ने बताया था कि जब तुम और रियान घर पर नहीं होते हो तो इजाबेला नए नए लड़कों के साथ घर पे आती है और जैसे ही उन्हें कोई घर आता हुआ दिखाई देता है वो लड़के खिड़की से कूद कर भाग जाते हैं। पहले तो यूनमी हॉय को लगता था कि उसके पड़ोसियों का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से ये नजारा देखा तो उसे अपने पड़ोसियों की बातों पर पूरा यकीन हो गया कि वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। यूनमी हॉय ने तुरंत गाड़ी पार्क की और सीधा अपने पति रियान के कमरे में गई और रियान हॉय को पूरी बात बताई। इसके बाद रियान के साथ इजाबेला के वो कमरे में पहुंची और इजाबेला से उन लड़कों के बारे में पूछने लग गई। इजाबेला ने उनकी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया, उल्टा वो सवालों को घुमाकर अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगी, उन्हें भला बुरा कहने लगी। और तो और इजाबेला इतने गुस्से में आ गई कि अपनी ही माँ के मुंह पर उसने थूक दिया। ये देखकर यूनमी हॉय बहुत घबरा गई। उन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इजाबेला को कैसे समझाएं। वो करें तो अब क्या करें। यूनमी हॉय रोजाना अपने कमरे में अकेले सोती, लेकिन उस रात इजाबेला का गुस्सा देखकर वो बहुत डर गई थी। इतना कि अपने कमरे का दरवाजा उसने अंदर से लॉक कर लिया और पूरी रात वो रियान के साथ रही।
डर के मारे युनमी हॉय को नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे 27 अगस्त 2013 की वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब युनमी हॉय की आंख खुली तो उन्होंने अपने फोन पर एक मेल देखा। ये मेल किसी और का नहीं बल्कि इजाबेला का था। मेल खोलते ही युनमी हॉय के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा था, यू विल पे, मतलब तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये मैसेज पढ़कर युनमी हॉय और ज्यादा घबरा गई। उसने फौरन ही रियान हॉय को यह मेल दिखाया, जिसके बाद उन दोनों ने 911 यानी कि पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी उनके घर पहुंच गई, पर क्योंकि ये एक फैमिली मैटर था तो पुलिस ने भी इजाबेला को समझाया और वो वहां से चली गई। पुलिस ने यह भी कहा कि अगर उसने अगली बार ऐसा कुछ भी किया या ऐसा कोई भी मेल भेजा तो वो लोग उसे घर से निकाल भी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में 18 साल के बाद माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं, और इजाबेला 2 महीने पहले ही 18 साल की हो भी चुकी थी। पुलिस के जाने के बाद इजाबेला अपने कमरे में चली गई, लेकिन युनमी हॉय को अब भी एक डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। इसी डर के साथ वो अपने स्टूडियो में पहुंची और रॉबर्ट गुज़मैन यानी अपने पहले पति को पूरी बात बताई। दरअसल तलाक के बाद भी युनमी हॉय और रॉबर्ट गुज़मैन उसी स्टूडियो में एक साथ काम करते थे, और युनमी हॉय जानती थी कि इजाबेला अपने सगे पिता यानी रॉबर्ट से बहुत प्यार करती थी और शायद वो उनकी बात मानकर समझ जाए। युनमी हॉय की बात सुनते ही रॉबर्ट उसी शाम यानी 28 अगस्त 2013 की शाम को इजाबेला से मिलने पहुंचे और उसे समझाने लगे कि उसे अपनी मां के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी, और भी बहुत कुछ बातें बोली। इजाबेला रॉबर्ट की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, वो बस हाँ में सर हिला रही थी, क्योंकि शायद वो पहले ही सोच चुकी थी अब उसे करना क्या है। अब तो वो सिर्फ उस सोच को अंजाम देने वाली थी। शाम के लगभग 6:30 बजे रॉबर्ट गुज़मैन इजाबेला को समझाकर वहां से निकल गए। रात के करीब 9:30 बजे युमी हॉय स्टूडियो का काम खत्म करके अपने घर आई। उस रात युमी हॉय अपने दूसरे पति यानी रियान के लिए बाहर से ही खाना पैक करवा के लाई थी। रियान के कमरे में जाते ही युमी हॉय ने पूछा, अरे सुनो, वो इजाबेला कहाँ है? इस पर रियान ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं पता, पर शायद मैंने उसे थोड़ी देर पहले किचन में जाता हुआ देखा था। तुम एक काम करो, वहां चेक कर लो, हो सकता है वो वहीं पे हो। रियान के अनुसार युनमी हॉय किचन में इजाबेला को ढूंढती हैं, लेकिन उसे वहां इजाबेला नहीं मिलती, जिसके बाद युनमी हॉय नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर रियान अपना डिनर करता है जो युनमी हॉय उसके लिए लेकर आई थी। थोड़ी देर तक तो सब कुछ एकदम शांत था। तभी एकदम से रियान को फर्स्ट फ्लोर से धम धम की आवाज सुनाई देती, जैसे मानो कोई कुछ पटक रहा हो। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही युनमी हॉय के चिल्लाने की आवाज आती है, रियान! अपना नाम सुनते ही रियान फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है और भागता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम की तरफ पहुंचता है। बाथरूम का दरवाजा दोस्तों हल्का सा खुला हुआ था। जब रियान अंदर झांक कर देखता है तो उसे वहां इजाबेला दिखाई देती है। वो उसे घूरते हुए देखती है और इससे पहले कि वो अंदर जाए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। फिर बाथरूम से युनमी हॉय के चिल्लाने की तेज आवाज आती है। वो लगातार रियान का नाम पुकार रही थी, वो चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इजाबेला उसे बुरी तरह से पीट रही है, उसे मार रही हो, उसे दर्द दे रही हो। रियान लगातार अपनी तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है कि तभी बाथरूम के दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आने लगता है। रियान ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो समझ चुका था कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए वो फौरन जाता है और पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता है। सुबह, शाम, दोपहर क्या हुआ और अब बाथरूम में क्या हो रहा है, वो सब कुछ पुलिस को बताता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम की तरफ पहुंचता है। तभी युनमी हॉय चिल्लाती है, यहोवा, मतलब कि भगवान, और युनमी हॉय की ये आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला, उसमें से पिंक स्पोर्ट्स ब्रा और टर्किश कलर का शॉर्ट्स पहने इजाबेला निकली। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे कि खून टपक रहा था। रियान को लगा कि अब उसकी बारी है, लेकिन इजाबेला ने उसकी तरफ तो देखा भी नहीं और वो सीधा बैकयार्ड की तरफ निकल गई। इजाबेला के बाहर जाते ही रियान बाथरूम के अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। युनमी हॉय बिना कपड़ों के फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे, गले, हाथ, पैर और पूरे शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने युनमी हॉय की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इजाबेला की तलाश भी करवाई, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। अगले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि युनमी हॉय के शरीर पर करीब 79 बार चाकू घोंपा गया, जिसमें से 31 बार चेहरे पर और 48 बार उसके बाकी शरीर पर चाकू घोंपा गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने बताया कि युनमी हॉय के ऊपर 79 बार नहीं बल्कि 151 बार चाकू से हमला किया गया। 35 बार चेहरे पर, 51 बार गले पर और 65 बार बाकी शरीर पर। इसके अलावा उसे बेसबॉल के बैट से भी बुरी तरह से पीटा गया। इतना ब्रूटल मर्डर देखकर पूरा अमेरिका बिल्कुल सन्न रह गया और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। पुलिस ने इजाबेला को सभी के लिए खतरा बताते हुए उसे देखे जाने पर पुलिस को सूचित करने को कहा। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। सुबह करीब 11:30 बजे एक अननोन कॉल आया।
कॉल पर पुलिस को बताया गया कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई बॉडी नहीं थी। इसके बाद पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वही रहे और कुछ देर के बाद पिंक स्पोर्ट्स ब्रा और टर्किश शॉर्ट पहने एक लड़की गैराज से बाहर आती है, जिसके कपड़ों पर खून था। पुलिस समझ गई कि ये तो इजाबेला है, इसलिए थोड़ी देर उसका पीछा करने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो डेड बॉडी किसकी थी, तो आपको बता दें वो खुद इजाबेला ही थी, जो मर्डर करने के बाद यहाँ पे आके सो गई थी और लोगों को लगा कि ये कोई डेड बॉडी है। गिरफ्तारी के बाद इजाबेला को अरोरा जेल में भेज दिया गया और एक हफ्ते बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां मीडिया के सामने इजाबेला ऐसी हरकतें करती हुई दिखाई दी। असल में यहाँ इजाबेला को मेंटली अनफिट बताकर उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। यहाँ इजाबेला ने 7 साल बिताए और नवंबर 2020 को मीडिया के सामने आते हुए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने बताया कि जब उसने मर्डर किया तब उसको खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे यहां से रिहा कर देना चाहिए। और तभी उसका 7 साल पुराना ये वीडियो टिकटॉक पर शेयर किया गया, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। अब दोस्तों, कई लोगों ने इजाबेला की मासूम और सुंदर शक्ल को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराया, पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में कोई क्राइम खूबसूरती या पैसों के पीछे छुप सकता है? कमेंट कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।